दिव्या माथुर प्रसिद्ध भारतीय प्रवासी लेखिका हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य बहुत तेज़ी से लोकप्रियता के ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। इंटरनेट की सुलभता की वजह से प्रवासी हिंदी साहित्य भारतीय पाठकों को भी उपलब्ध हो सका और हिंदी साहित्य की एक सशक्त धारा के रूप में स्थापित हो गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवासी लेखकों की रचनाएं सिलेबस में शामिल की गई हैं। प्रस्तुत है दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी माई बिटर हाफ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गोल्डी और एलिजाबेथ के विवाह को लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु वो आज भी आशंकित है कि गोल्डी अपने वैवाहिक संबंध को लेकर गंभीर भी है कि नहीं। दोनों लिवरपूल स्ट्रीट पर स्थित लॉयड्स ऑफ लंदन में काम करते हैं। गोल्डी की सेक्रेटरी रीटा, जो एलिजाबेथ की सहेली भी है, एलिजाबेथ को कई बार चेतावनी दे चुकी है कि गोल्डी एक दिलफेंक आशिक है जो कभी सुधर नहीं सकता। रीटा के अनुसार गोल्डी आजकल हाल ही में नियुक्त हुई ऑडिटर लीना अय्यर के साथ इश्क फरमा रहा है। एलिजाबेथ अमूमन रीटा की बात को हंसी में उड़ा देती है, क्योंकि रीटा ही नहीं, दफ्तर की अधिकतर महिलाएं एलिजाबेथ के भाग्य से रश्क करती हैं, और क्यों न करें, उसका शौहर है ही इतना हैंडसम। एलिजाबेथ के अधिकतर सहकर्मियों के वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे। एक ना एक किस्सा लगभग हर रोज़ सुनने में आता है। खूसट मैनेजर क्रिस्टोफर ने अपने 25 वर्षीय निजी सचिव लॉरेन के साथ ब्याह रचा लिया। जीन और पीटर का तलाक हो गया। जूडी ने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए जैक पर मुकदमा ठोक दिया, आदि आदि। एलिजाबेथ नहीं चाहती कि उसके और गोल्डी के निजी संबंध भी दफ्तर में इसी तरह उछाले जाएं। लिज, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम्हारा गोल्डी जॉन हुआन से कम नहीं। सुंदर लड़की देखकर उसके मुंह में झट पानी भर आता है। ऐसी ही बातें रीटा प्रायः एलिजाबेथ से कहती रहती है। ना चाहते हुए भी वो इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं कर पाती कि रीटा गलत है। इश्क का इजहार गोल्डी अपने सामने पड़ने वाली हर लड़की के साथ करता है, खास तौर पर ऐसी लड़की से जिसकी छाती सुडौल हो। रीटा बता रही थी कि लीना वंडर ब्रा पहनती है ताकि उसका वक्ष स्थल ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। एलिजाबेथ ने देखा है कि कैसे गोल्डी और उसके सहकर्मी युवतियों की सुडौल टांगों और अधढकी छातियों को देख देख कर प्रायः अपना दिल बहलाते हैं। युवतियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। वे हैंडसम पुरुषों को देखकर न केवल आहें भरती हैं, बल्कि किसी बहाने से उनसे टकराने का प्रयत्न भी करती हैं। एलिजाबेथ ऐसी नहीं है। उसे ये सब इतना बेहुदा लगता है कि चाहते हुए भी वो इस बारे में गोल्डी से भी कुछ नहीं कह पाती। उसे ये भय भी है कि रोज़ रोज़ की चिक से कहीं वो गोल्डी को खो ना दे। वैसे भी झिकझिक करना उसके स्वभाव में नहीं है। फिर इस ज़माने में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? क्या हुआ जो गोल्डी खूबसूरत लड़कियों के आगे बेबस हो जाता है? उसका इरादा उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने का या बरगलाने का नहीं होता, और ना ही एलिजाबेथ को दुख पहुँचाने का। लिज, क्या तुम इतने से ही संतुष्ट हो कि वो रोज़ शाम को तुम्हारे पास लौट आता है और तुमसे हर जगह अपने साथ चलने का आग्रह करता है? इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य? एलिजाबेथ की सबसे पुरानी सहेली है रीटा, जो उसकी खैरख्वाह बन बैठी है और गोल्डी की हर हरकत के बारे में उसे जानकारी देना अपना परम कर्तव्य मानती है। लिज, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन कल शाम मैंने अपनी आंखों से गोल्डी और लीना को वेस्ट फील्ड में बाहों में बाहें डालकर चहलकदमी करते हुए देखा। सुबह सुबह रीटा ने अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए एलिजाबेथ के कान में फुसफुसा कर कहा था। एलिजाबेथ जानती है कि बाहों में बाहें डालकर चहलकदमी करना रीटा की मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन उसका दिल फिर भी कसक उठा। आखिर गोल्डी वेस्ट फील्ड में लीना के साथ क्या कर रहा था? क्या हमारी शादीशुदा ज़िंदगी सचमुच खत्म होने जा रही है? ये बात साफ है कि हमारे रोमांस के दिन शायद अब लद गए हैं। बावजूद इसके कि वो लगातार उसे पीड़ा पहुंचाता रहा है, वो आज भी उसी से ही प्यार करती है। वो सीधे सीधे लीना से पूछना चाहती थी, पर यह भी तो हो सकता है कि रीटा ये सब उसे भड़काने के लिए कर रही हो। उसने ये अफवाह सुन रखी थी कि रीटा खुद गोल्डी के प्रति आसक्त रह चुकी है। मीट माई बेटर हाफ। गोल्डी ने एलिजाबेथ का परिचय अपने नए सहकर्मी हेनरी कॉक्स से करवाते हुए कहा, तो हाथ मिलाते हुए हेनरी ने उसका गाल चूम लिया।
गोल्डी के संबोधन पर उनकी मित्र मंडली एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगी और एलिजाबेथ शर्म से पानी पानी हो उठी। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एलिजाबेथ ने गोल्डी से अनुरोध किया कि उसे उसका परिचय सीधे साधे तरीके से देना चाहिए, तो वो भड़क उठा था। वाई डू यू गेट सो बिटर? यू आर माई वाइफ। तुम्हें अर्धांगिनी कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें अब भी कुंवारा समझे। इज दैट इट? एलिजाबेथ ठीक से उसे समझा नहीं पाती कि उसके मीट माई बेटर हाफ कहने का अंदाज गलत है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दोस्तों के सामने पत्नी का मजाक उड़ा रहा हो अथवा उन्हें अपनी कोई ट्रॉफी दिखा रहा हो। एलिजाबेथ को यह सोचकर प्राय अचंभा होता है कि क्या गोल्डी के बारे में उड़ रही सारी अफवाहें सही हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो शौहर अपनी बीवी का परिचय माई बेटर हाफ के रूप में कराता है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर गंभीर ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोल्डी उसके विश्वास और भोलेपन का लाभ उठा रहा है। शादी की पहली सालगिरह तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि शुरू में एलिजाबेथ की सहेलियां और उसके सहकर्मियों ने गोल्डी के छिछोरेपन की ओर उसका ध्यान खींचा था, किंतु उसने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया था क्योंकि वो सांगोपांग गोल्डी के प्रेम में आसक्त थी। अगर लड़कियां उसका हर जगह पीछा करती हैं तो क्या हुआ, आखिर वो है तो एलिजाबेथ का ही ना। क्या हुआ अगर वो शुक्रिया, खेद है और माफ़ कीजिएगा जैसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करता। इंडियंस औपचारिकताओं में विश्वास नहीं करते। क्या हुआ जो वो सूप को सुड़क सुड़क कर पीता है, किसी बात को लेकर कभी गंभीर नहीं है, तो क्या हुआ वो सरल स्वभाव का आदमी है। एलिजाबेथ को गोल्डी में कोई कमी नहीं नज़र आती थी। उसका लड़कपन एलिजाबेथ के मन में अपराध बोध पैदा कर देता था कि उसने गोल्डी के खिलाफ अपनी सहेलियों और ख़ासकर बकबक मशीन रीटा की बातें क्यों सुनी। दरअसल उनके संबंधों में कड़वाहट पहली बार गोल्डी के पैतृक नगर बड़ौदा से लौटने के बाद से शुरू हुई। वहाँ भी हर कोई गोल्डी की इश्कबाजी के बारे में बात कर रहा था। एलिजाबेथ को यह अंदाज़ था कि भारत में ढेर सारे पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ रही हैं जिन्हें अधिकतर पश्चिमी वासी किपलिंग और टिंटिन के साहित्य में पढ़ते हैं और स्लम डॉग मिलेनियर आदि जैसी फिल्मों में देखते भी हैं। एलिजाबेथ भी जब गोल्डी से प्रेम करने लगी तो उसे भारत तथा भारतीयों के बारे में हर बात सुहाने लगने लगी। गोल्डी की माँ संतोष बचपन से उसे गोल्डी कह के पुकारा करती थी और वो चाहता था कि इंग्लैंड में हर व्यक्ति उसे इसी नाम से बुलाए। गोल्डी के माँ बाप उसके विवाह के सिलसिले में इंग्लैंड आए थे तथा उनके साथ 1 महीने से ज़्यादा समय तक ठहरे थे। अचानक संतोष उसे उसके वास्तविक नाम गोपाल कहकर बुलाने लगी थी। अब हमारा बेटा सचमुच बालिग हो गया है, संतोष ने घोषणा की, पर वो उसके साथ बच्चे जैसा ही व्यवहार करती रही। मेरा गोपाल आज ब्रेकफास्ट में क्या लेगा? और बिना उसका जवाब सुने वो सभी के लिए आलू, मूली या गोभी के पराठे बनाने में जुट जाती। लिज, बेटा तुम्हें गोपाल की पसंद की सारी चीज़ें बनानी सीख लेनी चाहिए। उसे पिज़्ज़ा और पास्ता पसंद नहीं है। यू नो ना, हस्बैंड का दिल तुम उसकी फेवरेट डिशेस बनाकर जीत सकती हो। लिज की पसंद और नापसंद के बारे में भी तो पूछो, गोल्डी के पापा बोले। बेचारी सारी ज़िंदगी पिज़्ज़ा और पास्ता ही तो खाती रही है, अब उसे हमारे असली इंडियन खाने का टेस्ट मालूम होना चाहिए। गोल्डी बता रहा था कि चिकन टिक्का अब इंग्लैंड की बेस्ट डिश है और क्यों ना हो, हमारा फूड है ही बढ़िया। बड़ौदा लौटने से पहले संतोष को तसल्ली थी कि उसने एलिजाबेथ को सभी प्रकार की करीज़, चपाती, पराठा, चटपटी चीज़ें और मिठाइयाँ बनाना सिखा दी थी। हालांकि संतोष का बस चलता तो रोज़ उनके लंच के लिए भी उन्हें पराठे बांध देती। शुक्र था कि गोल्डी ने स्वयं उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। एलिजाबेथ अपनी सास का निरादर कभी नहीं कर सकी। हर रोज़ तली हुई चीज़ें खा खाकर जब वो ऊब जाती तो ऑफिस में रोस्ट लंच या सैंडविच खाकर तसल्ली कर लेती। उनके लंदन प्रवास के दौरान जब जब एलिजाबेथ को ऑफिस से घर पहुंचने में देर हुई तब तब संतोष ने उसे आगाह किया, लिज बेटा, टाइम से घर आ जाया करो। मैरिज इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लड़का कहीं और मुंह नहीं मारेगा, और तुम्हें तो पता ही है कि हमारा गोपाल किशन कन्हैया है। जब लिज ने किशन कन्हैया का मतलब पूछा तो संतोष ने विस्तार में बताया, गोपाल हमारे गॉड कृष्ण का दूसरा नाम है। वो तुम्हारे डॉन जुआन जैसे थे और उनकी हज़ारों गर्लफ्रेंड्स थीं, राधा भी उनमें से एक थी। बहरहाल कोई एलिजाबेथ की माँ से पूछे तो वो भी उसके बारे में यही बताएगी कि उसके लिए ऐसे लड़कों की कोई कमी नहीं थी जो उसके लिए अपने स्थायी प्यार का इजहार किया करते थे। एक समय था जब गोल्डी भी उसके पीछे पागल हुआ फिरता।
वे विवाह सूत्र में क्या बंधे कि वो अचानक बदल गया। चाइल्डहुड से ही वो गर्ल्स का दुलारा था। संतोष बड़े फख्र के साथ सबको बताया करती थी। लंदन आने से पहले भी उसका हमारे नेबर की लड़की के साथ सीरियस अफेयर चल रहा था। उस लड़की का नाम भी राधा था, यू नो, कृष्णाज गर्लफ्रेंड। उसके माँ बाप भी गोपाल को बहुत पसंद करते थे। बड़ौदा में सब कहते थे कि ये दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। जब उसने हमें तुम्हारे बारे में बताया तो हमने पहले तो उसका बिलीव ही नहीं किया। हमने सोचा कि प्यार का ये भूत जल्दी उसके सिर से उतर जाएगा, पर हमने तुम दोनों की एंगेजमेंट की फ़ोटो देखी तो हमें राधा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ही पड़ा। उन बेचारों पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा। पूरे बड़ौदा में शोर मच गया कि आखिर इतनी लंबी और गहरी दोस्ती के बाद गोपाल राधा को कैसे छोड़ सकता है। संतोष के किस्से सुन सुनकर एलिजाबेथ को भी राधा से सहानुभूति हो चली थी। यू नो, राधा की दादी कहती थी कि हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। गोकुल छोड़कर मथुरा में रहने के लिए जाते समय कृष्ण ने भी राधा को छोड़ दिया था। राधा का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया। यू नो, फैमिली पर इसका बड़ा कलंक। अब राधा से कौन शादी करेगा? क्यों, कोई लड़का राधा से शादी क्यों नहीं करेगा? हैरान होते हुए एलिजाबेथ ने पूछा। इंडिया में शादी से पहले लड़के लड़कियों को एक साथ घूमने की इजाज़त नहीं है ना? संतोष ने एलिजाबेथ के कान में फुसफुसा कर कहा। डर लगा रहता है कि कहीं लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए। सबने राधा के पेरेंट्स को ही ब्लेम किया कि उन्हें अपनी लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए थी। यू नो लिज, बड़ौदा की लेडीज़ तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं? संतोष ने अपनी नज़रें एलिजाबेथ के चेहरे पर टिका दी। नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एलिजाबेथ ने मन ही मन सोचा, पर संतोष ने कोई ध्यान दिए बिना अपनी बात को जारी रखा। यही कि तुमने हमारे गोपाल पर सम्मोहिनी डाल रखी है। इज़ इट ट्रू कि अंग्रेज़ लड़कियां इंडियन लड़कों को फंसा लेती हैं? उसने किंकरते विमूढ़ एलिजाबेथ से सवाल किया। गोरे चिट्टे लड़कों के बजाय तुम हमारे सांवले बॉयज़ को ज़्यादा पसंद करती हो। हाउ फनी, मेरी मम्मी भी यही कहती है कि इंडियन बॉयज़ गोरियों को फांस लेते हैं। पास ही बैठा गोल्डी उनकी बातचीत सुन रहा था, पर ऐसे खामोश था जैसे कि उसका इन किस्सों से कोई सरोकार ही ना हो। 3 महीने बाद एलिजाबेथ ने चैन की सांस ली। उसके सास ससुर को बड़ौदा लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ उनके बहुत से काम रुके पड़े थे। एलिजाबेथ को अपना घर अपने तरीके से सजाने धजाने का मौका मिला था, किंतु गोल्डी हर चीज़ को उसी रूप में देखना चाहता था जिस रूप में उसकी माँ रख कर गई थी। वो एलिजाबेथ को बात बात पर टोकता और जब उसकी नहीं चलती तो वो मुंह सुजाकर बैठ जाता था। उसके पकाए खाने में खामियां ढूंढता अथवा उसके पहनावे की नुक्ताचीनी करता। सालाना छुट्टियों में गोल्डी ने बड़ौदा जाने का प्रस्ताव रखा। एलिजाबेथ सहर्ष मान गई। ये उसकी पहली भारत यात्रा थी और वो काफ़ी उत्साहित थी। बजाय इसके कि वो एलिजाबेथ को शहर घुमाता, सर्वप्रथम गोल्डी ने उसके सम्मुख राधा तथा उसके परिवार से मिलने का प्रस्ताव रखा। जाहिर है, जहाँ तक राधा और उसके परिवार का संबंध था, काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ था। गोपाल बेटा, तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? राधा के पेरेंट्स अभी भी तुमसे बेहद खफा हैं। संतोष भी उतनी ही परेशान थी। मम्मी, अगर हम उनसे मिलने नहीं गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। राधा ने मुझे कई बार फ़ोन किया है कि वो लिज से मिलना चाहती है। देख लो, पर संतोष की चढ़ी हुई त्योरी देखकर गोल्डी ने नज़रअंदाज कर दिया। मम्मी, फॉर गॉड सेक, राधा और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं। गोल्डी ने संतोष का इतना ज़बरदस्त प्रतिवाद किया तो एलिजाबेथ को अपना खामोश रहना ही बेहतर लगा। वैसे भी गोल्डी ने अपनी बेटर हाफ की राय लेने की जहमत भी नहीं उठाई, पर एलिजाबेथ हैरान थी कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद राधा को गोल्डी से मिलने में क्या दिलचस्पी हो सकती है, विशेषतः जब उसने अविवाहित रहने की कसम खा रखी है। संतोष चाहती थी कि एलिजाबेथ कीमती भारतीय पोशाक और गहने पहनकर अच्छे ढंग से सज धज कर जाए ताकि राधा और उसके घर वालों को एहसास हो कि आखिर गोल्डी ने राधा के बजाय एलिजाबेथ को ही क्यों चुना। मीट माई बेटर हाफ। गोल्डी ने कुछ हेकड़ी से एलिजाबेथ का परिचय राधा और उसके घर वालों से करवाया। जहाँ एलिजाबेथ स्पष्ट रूप से सोच रही थी कि उस जैसी स्मार्ट और शिक्षित लड़की राधा पर कहीं भारी पड़ेगी, वहीं राधा की एक पैनी नज़र ने एलिजाबेथ के नक्श का खूब जायज़ा लिया। जैसी एलिजाबेथ ने कल्पना की थी, राधा उसके बिल्कुल विपरीत निकली। आकर्षक, चुस्त, मुखरित, उसमें एक कशिश थी। अच्छा ही हुआ कि संतोष ने एलिजाबेथ को भारतीय परिधान में सजा धजा कर भेजा था,
क्योंकि राधा ने एक पश्चिमी डिज़ाइनर पोशाक पहन रखी थी। दफ्तर के प्रोफेशनल अटायर के अतिरिक्त एलिजाबेथ के पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं थी। उस रंग बिरंगे हवेली नुमा घर में एलिजाबेथ ने स्वयं को कुछ असुरक्षित सा महसूस किया। राधा गोल्डी से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, एलिजाबेथ को एकदम नज़रअंदाज करते हुए। वे लगातार अपने कॉलेज के दिनों और दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे। उसे लगा कि जैसे उन दोनों में या तो बड़ा प्रगाढ़ संबंध है या फिर उसे नीचा दिखाने अथवा उसका अपमान करने के इरादे से राधा ऐसा प्रदर्शन कर रही है। राधा की बातों से यह भी स्पष्ट था कि उसे गोल्डी और एलिजाबेथ की निजी और घरेलू जिंदगी के विषय में अच्छी जानकारी थी। कहीं इन दोनों के बीच अब भी तो कुछ नहीं चल रहा है। अपरिचितों की तरह बैठी हुई एलिजाबेथ उन सब की बातें सुन रही थी। उसे वो बड़ी अजीब नज़रों से घूर रहे थे, जैसे गोल्डी से विवाह करके उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। अंततः परेशान होकर वो एक पत्रिका उठाकर बाहर दालान में जाकर झूले पर तब तक बैठी रही जब तक कि उसे चाय के लिए अंदर नहीं बुलाया गया। चाय का आयोजन भव्य था। एलिजाबेथ ने इतने प्रकार के व्यंजन लंदन के नीरसन मंदिर में देखे थे। जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। संतोष ने उसे और गोल्डी को सख्त हिदायत दी थी कि यदि वे घर में पूजा नहीं कर सकते तो उन्हें मंदिर जरूर जाना होगा। तो आप लोग डॉन क्विक्सोट का जन्मदिन मना रहे हैं? एलिजाबेथ ने व्यंग्यात्मक लहजे में सवाल किया। गोल्डी ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि यह उपहास का विषय नहीं है। उसे कृष्ण को हमेशा कृष्ण जी कहकर संबोधित करना चाहिए। उसे अचानक याद आया कि प्रार्थना करते समय संतोष ईसा मसीह को ईसा मसीह जी और अल्लाह को अल्लाह जी कहकर संबोधित किया करती है। कृष्ण जी देवता के रूप में प्रेमी हैं, पर वो एक महानायक भी हैं। महाभारत के रण क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने नाते रिश्तेदारों से युद्ध करने के बजाय अपने राज्य का परित्याग करना बेहतर समझा, तब कृष्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया था कि युद्ध करना उनका कर्तव्य है। आई नो, प्रेम और युद्ध में सब जायज़ है। तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए जिसमें उनके व्याख्यान संकलित हैं। कृष्ण जी के बारे में बताते हुए एलिजाबेथ ने गोल्डी को पहली बार गंभीर पाया था। गोल्डी के इस निर्देश के बावजूद कि एलिजाबेथ चाय में चीनी नहीं लेती, राधा ने उसकी चाय में ढेर सारी चीनी डाल दी। पहले ही घूंट में एलिजाबेथ को लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। खाने में भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगा था, पर लोग बिना उससे पूछे उसकी प्लेट में किस्म किस्म की चीज़ें रखे चले जा रहे थे। विदा करते समय राधा की दादी ने गोल्डी को कुर्ता पायजामा और एलिजाबेथ को एक साड़ी दी, जो संतोष ने गुस्से में सफाई करने वाली बाई को यह कहकर दे दी कि इतनी घटिया साड़ी उसकी बहू नहीं पहन सकती, जबकि गोल्डी के कपड़े सबको अच्छे लगे। शाम को एलिजाबेथ की तबीयत कुछ और नासाज हो गई। उसे उबकाइयाँ आने लगीं। संतोष ने कहा कि लिज को राधा के घर वालों ने निश्चित रूप से बुरी नज़र लगा दी। अपने हाथ में साबुत लाल मिर्च और नमक लेकर संतोष ने उसके चेहरे के आसपास घुमाया और फिर मिर्च और नमक को अखबार में लपेटकर गोल्डी से कहा कि बाहर जाकर उसमें आग लगा दे। अब कोई तुम्हारा बाल माका नहीं कर सकता। गोल्डी बाहर से खांसता छींकता अंदर लौटा। उसकी आंखें बह रही थीं और गले में खराश थी। माँ को भला बुरा सुनाते हुए गुसल खाने में जा घुसा। लिज बेटे, तुम्हें जल्दी ही माँ बन जाना चाहिए, संतोष ने एलिजाबेथ को गंभीरता से सलाह दी। इससे गोपाल का मन राधा से हट जाएगा, संतोष ने कहा। अपनी सास की ऐसी झिकझिकबाजी के बावजूद एलिजाबेथ को अच्छी लगती थी। वो जो भी कहती थी उसके भले के लिए ही कहती थी। मम्मी, क्या आपका ये सुझाव सही है? इधर मैं बच्चे की नैपीज बदलूंगी, उधर गोल्डी लड़कियों के साथ इश्क फरमाएगा। एलिजाबेथ हंस पड़ी। जब तक वे बड़ौदा में थे, हर जगह राधा उनके साथ जाती। एलिजाबेथ गुजरात की चित्रकला और वास्तुकला का आनंद लेना चाहती थी, पर उसका ध्यान लगातार गोल्डी और राधा पर रहता, जिन्हें एलिजाबेथ या आसपास के माहौल में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। एलिजाबेथ चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, परंतु गोल्डी को हर जगह साथ चलना था, और वो भी राधा को संग लेकर। राधा के लिए घर से निकलने का इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता था? एलिजाबेथ की छुट्टियां बर्बाद करना ही शायद उसका मकसद था। लंदन लौटकर भी एलिजाबेथ को चैन नहीं था, क्योंकि गोल्डी चाहता था कि एलिजाबेथ उसके सहकर्मियों और दोस्तों तथा ख़ास तौर से लीना से मिलने जुलने का वक्त उसके साथ रहे हमेशा। एलिजाबेथ अपने काम में इतनी मशगूल रहती थी कि उसे पब में पहुंचने में हमेशा देरी हो जाती थी, जहां वे शाम को मिला करते थे। लिज कोई ऐसी नई दोस्ती की शुरुआत नहीं करना चाहती थी जिसे वो निभा न सके।
लीना जब तब उसे पिकनिक या फिल्म के लिए दावत देती रहती है और एलिजाबेथ के इनकार पर गोल्डी खफा हो जाता है कि जैसे एलिजाबेथ की ज़िंदगी को गोल्डी और उसके दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। घर के कामकाज के समय भी वो केवल उसकी लल्लो चप्पों से काम चलाया करता है। ना तो सफाई कर सकता है, ना ही कपड़े लत्तों की धुलाई। बर्तन धोने को कहो तो अच्छा कहकर घंटों के लिए टीवी देखने बैठ जाता है। इन सब बातों के अलावा वो महाकंजूस भी है, क्योंकि घर के खर्चे के अलावा मॉर्गेज और बिल भी वही देती है। पैसे मांगना उसकी फितरत में नहीं है। जान, यू आर वन इन अ मिलियन, पर तुम मेरे दोस्तों के साथ बाउशर पेश क्यों आती? गोल्डी ने एलिजाबेथ से फिर शिकायत की। डार्लिंग, मेरे पास तो अपनी फ्रेंड्स के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ दोस्ताना निभाने के लिए कहाँ से समय लाऊं? एलिजाबेथ तपाक से बोली। वो उसकी मान मनोबल से ऊब चुकी थी। तुम कितनी अनसोशल हो। सॉरी डार्लिंग, इस समय मेरे पास ढेरों काम है। मैं भी तुम्हारी ही तरह कंपनी का मुलाजिम हूँ। मुझे पता है कि तुम कितनी व्यस्त हो डार्लिंग। पर डार्लिंग, हमारे काम पूरी तरह से अलग अलग हैं। कहते ही एलिजाबेथ को खेद हुआ। उसे काम का जिक्र नहीं करना चाहिए था। उसे हाल ही में एक बड़ा प्रमोशन मिला था और गोल्डी तब से कलप रहा था। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, गोल्डी ने तेवर में आते हुए उत्तर दिया। बजाय एलिजाबेथ को बधाई देता, गोल्डी कहता फिर रहा था कि यह प्रमोशन लिज को एक अंग्रेज़ होने के नाते दिया गया था। उसके बॉस नस्लवादी थे। वे कैसे किसी भारतीय को अपना बॉस बना सकते थे? पर सच्चाई ये थी कि एलिजाबेथ ने अपनी सभी बीमांकिक परीक्षाएं पास कर ली थीं, जबकि गोल्डी को अभी 3 और मापदंडों पर खरा उतरना था। एलिजाबेथ किसी अन्य कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे यहाँ रहकर गोल्डी और उसकी महिला प्रशंसकों की बकबकबाजी न सुननी पड़े। गोल्डी का व्यक्तित्व यहाँ हर शख्स को आकर्षित करता है, जबकि उसे एहसास होने लगा है कि इसके ऊपरी आकर्षण के पीछे कोई ठोस शख्सियत नहीं है। जब वो यहाँ नव आगंतुक था, एलिजाबेथ ने उसे आर्थिक दुनिया के तौर तरीकों के बारे में बताया था। सादी कमीजों के स्थान पर डबल कफ शर्ट्स, किस रंग और डिज़ाइन के सूट्स, किस सूट के साथ कौन सी टाई और कफलिंग्स इत्यादि। अन्य बहुत सी भारतीयों की तरह वो भी मॉब्स ब्रदर्स के सूट खरीद लाया था, लेकिन वो लंदन के लॉयड्स में कार्यरत था। उसे वहाँ के चलन का पालन करना था। जो कपड़े सीईओ पहनते हैं वो उसके जूनियर नहीं पहन सकते। जो पोशाक ऑडिटर्स पहनते हैं वो बीमांकिक नहीं पहन सकते, और जो बीमांकिक पहनते हैं प्रशिक्षु नहीं पहन सकते इत्यादि। एलिजाबेथ उसे कमीज दिलाने के लिए टीएम ल्यूइन और सूट खरीदने के लिए रोड्रिक चार्ल्स ले जाती और कभी कभी उसके बिल्स भी भर दे देती। शादी की पहली सालगिरह पर एलिजाबेथ ने गोल्डी को सिटीजन घड़ी भेंट की, किंतु उसने एक बार भी उस कीमती गिफ्ट की तारीफ नहीं की, न ही अपने किसी दोस्त और सहकर्मी से उसकी चर्चा की। जबकि एलिजाबेथ को गोल्डी ने कंबल भेंट किया था जो वो वेम्बली की संडे मार्केट से खरीद कर लाया था, वो भी एक पॉलीथीन बैग में। फिर भी एलिजाबेथ खुश थी और सबको यही बताया करती थी कि गोल्डी उसका कितना ख्याल रखता है। लेकिन ये बातें इतनी अहम नहीं हैं कि इनका जिक्र किया जा सके। एलिजाबेथ इन सब बातों को दिल में छुपा कर रखती है और सोचती है कि उसकी अपनी ही भीरुता के कारण गोल्डी उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता। विवाह के पश्चात उन दोनों ने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जिससे वे दोनों ही अपरिचित थे। गोल्डी के भारतीय दोस्त आमतौर पर एलिजाबेथ और गोल्डी की नई लाइफस्टाइल का गोरी बस्ती कहकर मजाक उड़ाते थे। उधर एलिजाबेथ ने भी जब गोल्डी के दोस्तों को बहुत करीब से देखा तो उसके मन पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। बड़ी सूझबूझ और कोशिश के बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई थी, लेकिन गोल्डी ने उसके परिवार के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए थोड़ी सी भी जद्दोजहद नहीं की। परिणाम स्वरूप एलिजाबेथ ने स्वयं ही उनसे बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी वो गोल्डी से पीहर चलने को कहती एक बखेड़ा खड़ा हो जाता। एक दिन रीटा ने एलिजाबेथ को बताया कि गोल्डी भारत में किसी लड़की से रोज़ बातें करता है और अब उसने रीटा से उस लड़की को इंग्लैंड में बसाने के लिए मदद भी मांगी है। एलिजाबेथ का दिल डूबने लगा। गोल्डी ने उसे ये बात कभी भी नहीं बताई। डिनर के समय एलिजाबेथ ने इस बात की चर्चा हल्के से की। डार्लिंग, इसमें बताने वाली बात क्या है? तुम तो जानती हो राधा मेरे बचपन की दोस्त है। वो अपने घर वालों से बेहद नाखुश है। उसने यहाँ बसने के लिए मेरी मदद मांगी है, गोल्डी ने बताया। एलिजाबेथ हैरान थी कि गोल्डी को दफ्तर में निजी कामों के लिए समय कहाँ से मिल जाता है। उसे
अपने मॉम डैड से हफ्तों हफ्तों बात करने की फुर्सत नहीं मिल पाती। गोल्डी है कि भारत से लोगों को बुलाने और इस देश में उन्हें बसाने के बंदोबस्त में लगा हुआ है। तभी तो ऑफिस का काम भली भांति न कर पाने के कारण बदनाम है, और ऐसी स्थिति में उसे प्रमोशन भी चाहिए। जिस पर क्या रीटा इमिग्रेशन ऑफिसर है जो राधा को वीज़ा दिला सकती है? तुम तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहते, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोस्तों को मुझे बताए बगैर डिनर पर आमंत्रित कर लेते हो। ओह, अच्छा क्या डार्लिंग जो तुमने मुझे याद दिला दिया। डिकी और उसकी नई पत्नी सारा इस शनिवार को डिनर पर आ रहे हैं। गोल्डी ने वार्तालाप को एक नया आयाम देने की कोशिश की। क्या? तुम ये कैसे भूल गए हो डार्लिंग कि पापा ने शनिवार को हमें थिएटर और डिनर के लिए निमंत्रित किया है? लिज मेरी जान, हम उनसे मिलने अगले हफ्ते भी तो जा सकते हैं। गोल्डी को फिक्र हुई कि मेहमानों के लिए खाना कौन बनाएगा। लेकिन अगले हफ्ते भी तो तुम्हारे बॉस और उनकी बहन आ रहे हैं। यही वजह है कि मैंने पापा से कहा कि वो इस शनिवार के लिए थिएटर के टिकट बुक करा लें। हम उनसे महीनों से नहीं मिले हैं। भगवान के वास्ते लिज, तुमने अपनी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है। गोल्डी अपना आपा खोने लगा। डार्लिंग, मुझे अफसोस है, पापा ने बहुत पहले टिकट बुक करा रखे हैं। हालांकि तुम्हारा मेरे साथ न चलना अशिष्टतापूर्ण होगा, पर मैं अकेले चली जाऊंगी। केवल 100 पाउंड से बर्बाद होंगे। तुम अपने दोस्तों को डिनर पर बाहर ले जा सकते हो। एलिजाबेथ जानती है कि गोल्डी अपना गुजर बसर खुद कर ही नहीं सकता। मैंने उन्हें डिनर के लिए घर पर बुलाया है, ना कि किसी रेस्टोरेंट में। डार्लिंग, किसी को इनवाइट करने से पहले डायरी तो देख लेते। मुझे अफसोस है कि मैं पापा मम्मी को लास्ट मिनट में मना नहीं कर सकती। एलिजाबेथ को खुद आश्चर्य हुआ कि पहली बार उसने गोल्डी का सामना करने की हिम्मत की। ठीक है, तुम अपने पापा मम्मी के साथ मौज करो, मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूँगा। गोल्डी ने मम्मी पापा शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसे अब भी विश्वास था कि शाम तक एलिजाबेथ मान जाएगी। एलिजाबेथ को झक मारकर अकेले ही जाना पड़ा। उन्हें गोल्डी का टिकट बेचना पड़ा। लिज़ी डार्लिंग, क्या गोल्डी हमारा साथ पसंद नहीं करता? मम्मी ने पहले भी कई बार बेटी से सवाल पूछा था। मॉम, खामखा तुम चिंता करती हो। गोल्डी के इतने ढेर सारे दोस्त हैं कि लिज इतनी विचलित हो गई कि वो अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर सकी। उसके पापा अपनी लाडली की मनोदशा बिना कहे ही समझते हैं। वो कितना चाहती थी कि गोल्डी कभी कभी उसके पापा के साथ उठे बैठे, बियर पिए, टेनिस खेले, पर न जाने क्यों वो उसके मॉम और डैड दोनों से ही खार खाता है। मुश्किल से 1 माह भी नहीं गुजरा कि राधा अचानक लंदन पहुंच गई। उसे सिटी यूनिवर्सिटी में MBA में दाखिला मिल गया था। गोल्डी बेटर हाफ को इतनी बड़ी बात बताना भूल गया था। गोल्डी के जोर देने और किटकिट से बचने के लिए एलिजाबेथ उसके साथ राधा से मिलने गई। उसके चाचा चाची जयेश और सुशीला का मकान हैरो की एक पाश कॉलोनी में था। एलिजाबेथ ने देखा कि हर तरफ मार्बल की टाइल्स और ट्यूबलाइट्स लगी थीं। लाउंज में देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थीं और सस्ती मूर्तियां सजी थीं। न जाने क्यों गोल्डी इस सजावट से बहुत प्रभावित नजर आ रहा था, या फिर ये राधा की उपस्थिति का कमाल था। जैसा कि एलिजाबेथ ने अनुमान लगा रखा था, गोल्डी और राधा के बीच अधिक बातचीत नहीं हुई। शायद उनकी सारी बातें फ़ोन पर हो चुकी थीं। नमकीन और मिठाइयों के साथ चाय पीने के बाद गोल्डी चलने को उठ खड़ा हुआ। भाई भाभी कह रहे थे कि तुम लोग राधा के लिए एक सूटेबल बॉय ढूंढने में हमारी मदद करोगे। अचानक सुशीला ने फुसफुसाकर पूछा। ओह, मैंने समझा कि राधा यहाँ पढ़ाई के लिए आई है, एलिजाबेथ ने कहा। वो तो उसे यहाँ आने का बहाना चाहिए था ना। हम सब चाहते हैं कि वो जल्दी से अपना घर बसा ले। जयेश बोल पड़े। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है अंकल जी? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी तो उसकी शादी हो सकती है, गोल्डी बोला। यू डोंट नो कितना पैसा लगाया है मोटो भाई ने इसे यहाँ भेजने पर। पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर सकती है, बस एक अच्छा लड़का मिल जाए। लगा कि वे बहुत जल्दी में थे। राधा, क्या तुम भी यही चाहती हो? गोल्डी ने तल्खी से पूछा तो राधा उसकी ओर बेचारगी से देखने लगी। खामोश रही, खोई खोई सी। हो सकता है कि वो थकी हुई हो। लिज डार्लिंग, रात में पढ़ने के लिए इनसाइड लैंपों की रोशनी नाकाफ़ी है। रात को बिस्तर पर बैठते हुए गोल्डी बोला। अपने लाउंज और बेडरूम में हमें भी ट्यूबलाइट्स लगवा लेनी चाहिए। एलिजाबेथ के कान खड़े हो गए। बड़ौदा में गोल्डी के रिश्तेदारों दोस्तों ने शादी को उपहार में उन्हें शीशे और धातु की चमचमाती वस्तुएं भेंट की थीं। लिज ने उनमें से ज़्यादातर को ये कहते हुए वहीं छोड़ दिया कि वे इतना भारी सामान अपने साथ लंदन नहीं ले जा सकते।
गोल्डी की जिद पर कुछ सामान उनके फ्लैट पर पहुंच ही गया, जिसे एलिजाबेथ ने अपने खाली कमरे में रखवा दिया। गोल्डी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अगर तुम्हें वो चीज़ें पसंद नहीं हैं तो हम उन्हें अपने दोस्तों को खास मौक़ों पर उपहार दे सकते हैं। डार्लिंग, यहाँ उपहार किसी की ज़रूरत या हॉबी के मुताबिक दिए जाते हैं, ना कि जो घर में बेकार पड़ा है वो उठा के दे दो। तुम बेशक उन्हें अपने दोस्तों को उपहार में दे सकते हो, चाहे राधा की शादी का मसला हो या उसकी पढ़ाई का। फ़ोन पर उन दोनों की लगातार बातचीत से एलिजाबेथ ऊब चुकी थी। न जाने दोनों के बीच क्या चल रहा है। एलिजाबेथ से क्षमा याचना सहित जब तब वो उठकर लाउंज अथवा बालकनी में जाकर राधा को फ़ोन किया करता। ऐसे में नाश्ता बासी हो जाता अथवा डिनर ठंडा। एलिजाबेथ ने अब परवाह करना ही छोड़ दिया था। वो घंटे आध घंटे में लौटता तो अपना खाना खुद माइक्रो में गर्म करके चुपचाप खा लेता। एक शाम जब वो घर लौटी तो एलिजाबेथ ने राधा को अपने दरवाजे के आगे बैठा पाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, शायद चाचा चाची से लड़ झगड़ कर आई थी। एलिजाबेथ के पूछने के बावजूद वो चुपचाप चाय नाश्ता करती रही, किंतु गोल्डी के आने पर जो उसने बोलना शुरू किया तो देर रात तक बोलती ही रही। जो कुछ एलिजाबेथ के पल्ले पड़ा वो ये था कि वो चाचा चाची से आजिज आ चुकी थी, जो उसे पश्चिमी स्टाइल के कपड़े पहनने, शाम को बाहर जाने और घर देर से लौटने आदि पर ऐतराज़ करते थे। राधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी तुम लो प्रोफाइल में रहो, थोड़ा सब्र और कर लो। गोल्डी ने उसे शांत करने का प्रयत्न किया। गोल्डी, तुम जानते हो मैंने कितना सब्र किया है, पर लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। एलिजाबेथ सोच रही थी कि राधा के इस कथन कहने का क्या मतलब था। क्या वो शादी नहीं करना चाहती? गोल्डी पर उसका किस तरह का अंकुश है? उसकी बकबक वो इतना सहन कैसे कर लेता है? वे उसे अपनी बातचीत में शामिल क्यों नहीं करते? जब कभी वो गोल्डी से पूछती है, वो यह कहकर टाल देता है कि अरे इंडियन गर्ल्स ऐसी ही होती हैं, या लिज डार्लिंग तुम अपना दिमाग ख़राब क्यों कर रही हो, मैं संभाल लूँगा। एलिजाबेथ ने खुद को इतना उपेक्षित अनुभव किया कि अपना दिल हल्का करने के लिए उसने रीटा को फ़ोन करके पास के ही पब में बुलाया। हालांकि वो जानती थी कि रीटा उसे क्या सुनाएगी। काश लिज तुमने मेरी बातों पर पहले ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लिज डियर, कंपनी के बदहाली से निपटना तुम्हारा रोज़ का काम है। तुम अपनी इस छोटी सी समस्या को क्यों नहीं सुलझा पा रही? ना तुम किसी से कुछ कहती हो और ना ही किसी की सुनती हो। जैसे ही रीटा आई उसने अपना गुबार उड़ेल दिया। मैं यहाँ अपना गम गलत करने आई हूँ। लिज, जब तक तुम किसी समस्या को समझोगी ही नहीं, उसे सुलझाओगी कैसे? जब तुम हमारी मल्टी मिलेनियर कंपनी की समस्याओं को सुलझा सकती हो तो अपनी छोटी सी गृहस्थी। रीटा झुंझलाते ड्रिंक्स लेने के लिए उठ खड़ी हुई। एलिजाबेथ के दिमाग में यक बयक एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। क्यों नहीं चाहती वो अपनी मुसीबत से निपटना? अमेरिका में आए तूफ़ान कैटरीना से निपटना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, ये उसके पेशे की बात है। कंपनी के नुकसान और फ़ायदे को मद्देनज़र रखकर ही उसे निर्णय लेना होता है। निजी तौर पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत हुआ तो अधिक से अधिक उसका बोनस कम हो जाएगा। वो ये भी जानती है कि उसकी अपनी मुसीबतों की जड़ में कौन है, पर इस जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए क्या उसे अपने वैवाहिक संबंधों को दांव पर लगा देना चाहिए? उसके इसी डर का फ़ायदा उठा रहा है गोल्डी। लिजी डियर, जीवन में तुम्हें मैंने इतना स्ट्रेस्ड कभी नहीं देखा। गोल्डी निश्चित रूप से तुम्हारे लायक नहीं है। समय बर्बाद ना करो तो बेहतर होगा। माँ ने भी उससे यही बात कही थी। एलिजाबेथ घर लौटी कि वो इसी वक्त गोल्डी से सफाई मांगेगी, किंतु वहाँ तो चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। वो देर तक जागती रही। सुबह उठी तो देखा राधा चादर ताने सो रही थी। उसे सोने दो डार्लिंग, उसके चाचा चाची ने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। वे उसकी शादी के लिए बार बार लड़के दिखाते हैं, जबकि वो शादी करना ही नहीं चाहती। गोल्डी ने उसे कान में फुसफुसा कर कहा और दफ्तर के लिए निकल गया। उसी शाम को डार्चेस्टर में क्रिसमस के उपलक्ष्य में कोई जलसा था। दफ्तर का काम निपटाकर एलिजाबेथ और रीटा वहाँ कुछ देर में पहुँची तो देखा गोल्डी, राधा, डिक, सारा और लीना एक ही मेज पर बैठे हुए शराब पी रहे थे। एलिजाबेथ का हाथ थामे रीटा सीधा बार की ओर चल दी। रीटा ने आज एलिजाबेथ को खूब अच्छे से तैयार किया था। डिज़ाइनर सुर्ख ड्रेस में वो सचमुच इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके प्रतिद्वंदी कंपनी के कई अधिकारी उसकी ओर विशेष रूप से खिंचे आ रहे थे। रीटा ने उससे वादा किया था कि आज वे दोनों पार्टी का पूरा लुत्फ उठाएंगी और गोल्डी एवं राधा को लेकर कोई माथापच्ची नहीं करेंगी।
सो दुश्चिंताओं का छूमंतर करने और सारी समस्याओं को भुलाने के लिए दोनों शराब पीने लगीं। गोल्डी को देखो, वो अपनी निगाहें तुम्हीं पर जमाए है, रीटा ने लिज के कान में फुसफुसाकर कहा। रीटा, तुम तो कह रही थी कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हाँ यार, पर गोल्डी की चिंता देखकर दिल ठंडा हो गया। गोल्डी जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं जान गई हूँ कि मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैंने उसे आज़ाद छोड़ देने का फ़ैसला ले लिया है। लिज, शुक्र है तुम्हें अकल तो आई, पर उसे छोड़ने से पहले अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह सेफ गार्ड कर लेना। रीटा, ज़िंदगी बैंक में जमा पाउंड से कहीं अधिक कीमती है। तभी उसके बॉस पीटर हेज ने उन्हें अपनी मेज़ पर आकर बैठने की दावत दी तो रीटा बहुत खुश हुई। जैसे ही एलिजाबेथ को चूमने के लिए पीटर उस पर झुका, गोल्डी से और अधिक बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दौड़कर उनकी मेज़ पर पहुंच गया। लिज डार्लिंग, तुम्हारी सीट हमारी मेज़ पर है, चलो। मैं यहाँ ठीक हूँ डार्लिंग, तुम अपनी राधा के पास जाकर बैठो, तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती है। ये तुम क्या कह रही हो? गोल्डी हक्का बक्का रह गया। एलिजाबेथ ने पहले कभी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। बनो मत गोल्डी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि लिज किसके बारे में बात कर रही है। रीटा बीच में ही टपक पड़ी। आज क्रिसमस है, लीव हर अलोन। तुम चुप रहो रीटा, मुझे पता है मेरी भोली भाली लिज को तुम ही भड़काती रही हो। लिज डार्लिंग, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। एलिजाबेथ बॉस के सामने तमाशा बनना नहीं चाहती थी, इसलिए माफ़ कीजिएगा कहती हुई गोल्डी के साथ चल दी। पर वापस अपनी मेज़ पर लौटने के बजाय गोल्डी बाहर लाउंज में रखे सोफे पर आ बैठा। यहाँ से उसका घर खिसक लेने का इरादा था। लिज डार्लिंग, तुम्हारे दिमाग में बात आई भी कैसे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यू रियली आर माई बेटर हाफ। बेटर हाफ कहना चाहिए। मुझे तुम्हारे और झूठ नहीं सुनने हैं गोल्डी, प्लीज़ लीव मी अलोन। गोल्डी जान गया था कि उसका खेल खत्म होने को है। मुझे पहले ही तुम्हें सच बता देना चाहिए था लिज डार्लिंग। गोल्डी एलिजाबेथ के कान में फुसफुसाया। राधा इज़ ए लेस्बियन। मैंने राधा से वादा किया था कि मैं किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें भी नहीं। इसी वजह से उसके माँ बाप ने उसे यहाँ भेज दिया, लेकिन उसके चाचा चाची उसकी शादी पर अड़े हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डार्लिंग। सच कह रहे हो? गोल्डी की सच्चाई को सहर्ष स्वीकार करके एलिजाबेथ अपनी दुश्चिंताओं से निजात पाना चाहती थी, जबकि उसका मन कुछ और ही कह रहा था। दोनों के पीछे खड़ी राधा और रीटा ने गोल्डी की सारी बात सुन ली थी। राधा गुस्से से कांप रही थी। गोल्डी का सिर अपनी तरफ जबरदस्ती घुमाते हुए उसने पूछा, गोल्डी, तुमने लिज से अभी अभी क्या कहा? गोल्डी को तो काटो खून नहीं, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। बस यही कि हम बचपन के दोस्त हैं और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जाकर अपनी टेबल पर बैठो, मैं लिज को लेकर आता हूँ। एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। गोल्डी ने लिज को बताया कि तुम लेस्बियन हो रहा था। रीटा बोली, जो अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। मैंने सुन लिया, थैंक यू रीटा, मैं इस कमीने और हरामखोर के मुंह से दोबारा सुनना चाहती हूँ। यकायक राधा ने गोल्डी का गला पकड़ लिया। गोल्डी अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं इन झूठे इल्ज़ामों से तंग आ चुका हूँ, यू आर ऑल मैड। गोल्डी 3 क्रोधित महिलाओं से बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। राधा, तुम्हें इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? एलिजाबेथ ने अपना गुस्सा राधा पर निकालना चाहा। इस घटिया आदमी ने हमें बताया कि तुम्हें बदनामी से बचाने के लिए इसे तुमसे विवाह करना पड़ा और तुम इसे जल्दी ही तलाक दे दोगी ताकि ये मुझसे शादी कर सके। रीटा अगर एलिजाबेथ को थाम ना लेती तो शायद वो इस सदमे से बेहोश होकर गिर जाती। व्हाट डू यू मीन? मुझे किस बदनामी से बचा रहे थे तुम गोल्डी? किंकर्तव्य विमूढ़ एलिजाबेथ ने गोल्डी से पूछा। लिज डार्लिंग, उसकी बात मत सुनो, ये पूरी मेंटल है। इसी की वजह से मुझे बड़ौदा से भागना पड़ा ताकि मैं। गोल्डी ने एक आखिरी दांव फेंका। शट अप। इस झूठे ने हमें बताया था कि तुम एक भयंकर बलात्कार की शिकार हो गई थी और जब तुम्हें गर्भ ठहर गया तो तुम्हारे पेरेंट्स ने इससे इल्तजा की कि तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए वो तुमसे शादी कर ले। लिज डार्लिंग, ये हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए मेरी बात सुनो। एलिजाबेथ के आगे गोल्डी अपने घुटनों के बल बैठ गया। इसके पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, फक ऑफ। गोल्डी, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। रीटा ने लड़खड़ाती हुई एलिजाबेथ को बाहों में जकड़ लिया। यकायक एलिजाबेथ को याद आया कि राधा के परिवार में सब उसे इतनी नफरत से क्यों देख रहे थे।
उसने सुन रखा था कि एशियाई देशों में किसी अविवाहित लड़की के गर्भ ठहर जाना बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, और ये भी कि ऐसी लड़कियों की वहाँ हत्या तक कर दी जाती है या वे खुदकुशी कर लेती हैं। लिज माई डार्लिंग, प्लीज़ फॉरगिव मी। जानू, गोल्डी इस वक्त भी यही सोच रहा था कि आज क्रिसमस है, शायद लिज उसे माफ़ कर दे। ही इज़ ए कंपल्सरी लायर, लिज, रीटा बोली। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। एलिजाबेथ और राधा को खींचते हुए रीटा अंदर हॉल में ले आई। इस समय रात के पूरे 12 बजे थे। बगल में बिग बेन का घंटा जोर जोर से टनटना उठा। शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं। गाते नाचते मेहमान एक दूसरे को चूमते हुए बधाई दे रहे थे। एलिजाबेथ, राधा और रीटा भी इन्हीं में शामिल हो गई थीं। और गोल्डी? कौन गोल्डी? अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी माई बिटर हाफ। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।